आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति के बारे में। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की यानी कि फ्रांस की क्रांति के बारे में। वो कब शुरू हुई और उस टाइम फ्रांस के क्या हालात थे। 1774 में लुई 16 यानी कि 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना था। ये बॉर्बन राजवंश से था। जब ये सिंहासन पर बैठा इसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से शादी की। जब उसका शासन शुरू हुआ उस समय राजकोष खाली पाया गया। उसने लंबे समय तक चले युद्धों के चलते फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साइल्स के बड़े महल और अपनी शान शौकत बनाए रखने के लिए फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से मुक्त कराने में मदद दी थी। इस युद्ध के कारण फ्रांस पर 10 अरब लिवरे यानी फ्रांस की करेंसी उससे भी ज्यादा का कर्ज था। कर्जदाता 10% इंटरेस्ट ब्याज की मांग करने लगे। फ्रांसीसी सरकार कर्ज चुकाने पर विवश थी। 18वीं शताब्दी यानी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी में फ्रांसीसी समाज फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में बटा हुआ था। पहला स्टेट आता है फर्स्ट स्टेट। उसमें आते थे क्लर्जी यानी कि चर्च के कर्ता धर्ता पादरी। फिर आते हैं हम सेकंड स्टेट में। सेकंड स्टेट में ये आते थे क्लीन वर्क के लोग। ये बहुत लेजी होते थे और बहुत ज्यादा वेल्दी होते थे यानी कि वो जमींदार जो बहुत ज्यादा पैसे वाले होते थे लेकिन कामकाज में निठल्ले होते थे, कामकाज कुछ नहीं करते थे। और इनके पास बर्थ प्रिविलेज थी यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार थे। इनका सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार प्रिविलेज ये था कि वो राज्य को दिए जाने वाले कर्जों से मुक्त थे। उनको छूट थी, उनको कोई कर्ज नहीं देना होता था। अब इसका मतलब तो ये हुआ फर्स्ट और सेकंड के जो लोग थे वो गवर्नमेंट को किसी तरह का टैक्स नहीं देते थे। अब हम आते हैं थर्ड स्टेट में। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को यानी कि क्लर्जी को और जो जमींदार थे उनको टैक्स पे करते थे। और वो लोग थे जो छोटे किसान, नौकर, भूमिहीन मजदूर, ये सब लोग और मर्चेंट्स ये सब आते थे थर्ड स्टेट के अंदर। कोर्ट के लोग यानी कि लॉयर्स वगैरह ये सब हमारे थर्ड स्टेट में आते थे। अब ये सब थर्ड स्टेट वाले जो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लोग थे उनको टैक्स देते थे। एक तो वो गरीब थे और उन्हें फर्स्ट सेकंड स्टेट के लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता था। गरीब मजबूरी में अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता था और अगर वो नहीं देता था तो उसे ग्लूटेन पर चढ़ा दिया जाता था। अब फ्रांस की आबादी जो 1715 में 1750 में 2.3 करोड़ यानी 2.3 थी, 2.3 करोड़ थी, अब 1789 तक 2.8 करोड़ हो गई। परिणाम अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। ज्यादातर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। मजदूरी मालिक तय करते थे। मजदूरी महंगाई के दर से नहीं बढ़ रही थी। अब अमीर गरीब के बीच एक खाई और चौड़ी हो गई थी। अब गरीब पाव रोटी भी नहीं खरीद पाता था और भूखमरी शुरू हो गई यानी कि महामारी भूखमरी का स्टार्टिंग हो गई थी। मध्य वर्ग में जो थर्ड स्टेट के लोग आते थे यानी थर्ड स्टेट के जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो थोड़े से पढ़े लिखे वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेखक थे, विचारक थे, वो सब आते थे। उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। लुई 16 अपने महल वर्सेल्स में रहता था। जब उसको लगा कि कर्ज का दबाव बढ़ गया तो उसने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई ताकि नए टैक्स उसको इम्पोज करा जा सके, बढ़ाए जा सके। अब लुई 16 वो तो वर्साइल्स के महल में रहता था। उसको थर्ड स्टेट के लोगों की परेशानी पता नहीं थी कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। उसने अपने महल को सजाया और मीटिंग बुलाई जिसमें 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट के, 300 मेंबर सेकंड स्टेट के और 600 मेंबर थर्ड स्टेट के थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग आमने सामने की कतारों में बैठ गए। थर्ड स्टेट के 600 मेंबरों को पीछे खड़े किए गया
और उन लोगों के अपोजिशन में थे, वो उन लोगों के अपोजिशन में थे जो फर्स्ट और सेकंड के थे। उनमें ज्यादातर लोग पढ़े लिखे धनी थे, यानी जैसे मैंने अभी बताया आपको कि थर्ड स्टेट के जो मध्यवर्ग लोग थे, जो थोड़े से पैसे वाले थे, जिनमें लॉयर्स वगैरह आते थे, ये वहां पर मीटिंग में वही लोग जा सकते थे। महिलाएं और मजदूरों का उस मीटिंग में जाना मना था, मगर उन्होंने अपनी शिकायतें और मांगों की सूची 4000 पत्रों के जरिए उन मेंबरों को दी। वो ये लेकर गए, 40,000 पत्रों के जरिए उन मेंबरों को दी। वो ये पत्र लेकर स्टेट जर्नल की मीटिंग में गए। अब हम आते हैं स्टेट जर्नल। वहाँ हर स्टेट को एक वोट देने का हक था जिसमें हम देखें तो फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आए थे, उनको एक वोट देने का हक था। सेकंड स्टेट से भी 300 लोग आए थे, उनको भी एक वोट देने का हक था। और थर्ड स्टेट से 600 लोग थे, लेकिन उनको भी सिर्फ एक ही वोट देने का हक था। जिस पर थर्ड स्टेट के लोगों ने स्टेट वाइज वोटिंग के बदले पर्सन वाइज वोटिंग की डिमांड शुरू कर दी। लुई 16 ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जिस पर थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो भड़क गए और वो मीटिंग छोड़कर सभा से बाहर चले गए। फिर 20 जून 1789 को उन लोगों ने वर्साई के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उनके लीडर थे मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो सेकंड स्टेट के परिवार से था, आबेसिये फर्स्ट स्टेट के क्लर्जी से था। ये लोग मोनार्ची डायनेस्टी खत्म करना चाहते थे और कहते थे जो पढ़ा लिखा और काबिल हो वही शासन करे, वही राज करे। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका था। 14 जुलाई 1789 यानी 1789 को गुस्साई भीड़ ने बास्टील के किले को तोड़ दिया। बास्टील का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। जब राजा को अपनी प्रजा की पावर का अंदाजा हुआ तो उसने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात असेंबली ने करों, कर्तव्यों, बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खत्म करने का आदेश दिया। अब पादरी और क्लर्जी को भी उनकी बर्थ प्रिविलेज छोड़ने पर, यानी कि उनको जो जन्मसिद्ध अधिकार था उसको छोड़ने पर जोर दिया कि अब जो डायनेस्टी है वो यहीं पे रुकेगी, ये राज शासन खत्म होना चाहिए। 1791 यानी 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाने का हक नेशनल असेंबली को दे दिया गया। नए संविधान के अनुसार मतदान यानी कि वोटिंग राइट्स सिर्फ एक्टिव सिटीजन को थे, यानी कि सक्रिय नागरिक जो एक्टिव सिटीजन की लिस्ट में आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन से नागरिक थे, जिनमें आते थे पुरुष और वो भी सिर्फ 25 साल से बड़े, जो लोग कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे। यही उस एक्टिव सिटीजन में आते थे, सिर्फ इन्हीं लोगों को वोटिंग राइट था। बाकी जो बचे हुए लोग और महिलाएं थीं उन्हें पैसिव सिटीजन में रखा गया था, यानी निष्क्रिय नागरिक की लिस्ट में, और उनको कोई भी राइट नहीं दिया गया था। लुई 16 ने संविधान पर दस्तखत कर दिए थे। 1791 के संविधान से केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार मिले थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य यानी जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो मुख्यतः समाज के कम धनी भागों से आते थे, उनको ऐसा कोई भी राइट नहीं दिया गया। 10 अगस्त 1792 जैकोबिन के मेंबर ने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की लीडरशिप में नए शासन की व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर हमला कर दिया, क्योंकि वो राजी नहीं थे इस नेशनल असेंबली के बनने से। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। अब 1793 से 1794 के दौरान आ जाता है रॉबेस्पियर के क्रूरतापूर्वक राज्य का दौर, और उसने इस दौर में जो ड्यूरिंग दिस पीरियड उसने जो अपना राज किया
इस काल को हम बोलते हैं, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं टेरर ऑफ रीजन, यानी कि आतंक का काल। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू करा कि उसके ही साथी भयभीत हो गए और जुलाई 1794 को कोर्ट द्वारा उसे दोषी करार देकर गुलेटिन पर चढ़ा दिया। रॉबेस्पियर के बाद शासक सेकंड स्टेट के लोगों के पास आ गए। उन्होंने 5 मेंबरों की डायरेक्टरी फॉर्म 26 अक्टूबर 1795 पर को बनाई, जो शासन देखती थी, पर विधान परिषदों को उनके हितों से टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने और 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 यानी 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया। यानी हम जिस डायनेस्टी को, यानी जो हम राज शासन को लेकर चले थे, उसके लिए इतनी क्रांति हुई, सब कुछ हुआ, लौट कर दोबारा हम वहीं पर आ गए, यानी हम दोबारा मोनार्ची डायनेस्टी में वापस आ गए। अब जब ये हमारा नेपोलियन बोनापार्ट बन गया सम्राट, तो इसने फिर यूरोपीय देशों पर हमला करके विजय प्राप्त करी, मगर 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। बंदी बनने के बाद ये वहीं बंदी बने बने उसी जेल में मर गया बीमार पड़कर। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आज़ादी, बराबरी, भाईचारे, उस चीज़ों ने उसके पूरे विश्व पर प्रभाव डाला और 1848 में फ्रांस से दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम खत्म हो गए और औरतों को 1946 यानी 1946 में जाकर वोटिंग राइट, मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए। थैंक यू।